तो वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में वो कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप ये बताओ कि जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो एग्जामिनर बड़ा सिंपल सी आपसे बात पूछा है। मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी जो वैल्यू है डैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 632G का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, और हमने इसको इक्वल टू 0 पुट करना है वाई, क्योंकि सिंगुलर की कंडीशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो डिटर्मिनेंट लेंगे, सिंपली ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे और बीच में माइनस का साइन आएगा। 6 इंटू जी 6 जी हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। जी की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो जी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया है एंड ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है मैट्रिक्स का। अच्छा, एक बात याद रखना कि बेसिक मैथमेटिक्स के जहाँ पे भी टेस्ट है अगर मैक्सिमम वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा तो आपको 2 by 2 के मैट्रिक्स का ही कहेगा, यानी ऐसे मैट्रिक्स का कहेगा जिसका ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 2 है। हाँ, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट वो पूछ सकता है मैट्रिक्स का। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 by 3 है उसका वो आपसे डिटर्मिनेंट पूछ सकता है, जो कि इसी लेक्चर के पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, अच्छा अब देखो बड़ी सिंपल सा रूल है कि मैट्रिक्स का अगर आपने इनवर्स निकालना है तो आपने क्या करना है कि ऊपर आपने मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, डिवाइड करना है आपने उसको डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स से, राइट। तो एडजॉइंट लेने का क्या तरीका कार है? एडजॉइंट लेना बड़ा आसान है। जो आपका पहला डायगोनल होता है इसकी पोजीशन को आपने स्वैप करना है, राइट, और जो आपका सेकंड डायगोनल होता है इसके साइंस को आपने रिवर्स कर देना है। ठीक है, जहाँ पे प्लस है माइनस कर देना है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर देना है। नेवरदलेस यहाँ पे क्या है कि एडजॉइंट जब हम लेंगे तो यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। पहले डायगोनल की लोकेशन को मैंने स्वैप कर दिया, चूंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, दोनों का पॉजिटिव साइन है, तो दोनों का साइन जो है वो माइनस होगा। ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब इसी के मैं इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिया है, वेरी इजी है। 0 इंटू 3 विल बी 0, -2 इंटू 1 विल बी -2। द डिटर्मिनेंट हेयर विल बी -2। ठीक है, सो -2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब देखो बड़ा एग्जामिनर ने आपके साथ एक ट्रिक खेला हुआ है। ठीक है, कि अच्छा एक तो ये कि यहाँ पे माइनस मिसिंग है, तो आप इसको यूं लिख सकते हो, थोड़ा सा उसने ट्रिकी करा हुआ है कि आपके पास जो आंसर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 3 - 1 0 और 2 की फॉर्म में यूं लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो हो सकता है कि इंडिविजुअली हर एक टर्म जो है इस -2 से डिवाइड होगा, हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स का डिवाइड होगा, तो समटाइम्स आंसर को शॉर्ट में भी लिख सकता है। बट आई एम ट्राइंग टू से वो -3/2 -2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, -2 को आप 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे -1 को जब आप -2 से डिवाइड करोगे तो +1/2 आ जाएगा और 0/2 0 आ जाएगा। तो समटाइम्स वो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर है कि मैं थोड़ा सा वो आपको कर सकता है। अच्छा, कहते हैं प्रोडक्ट निकालो मैट्रिसेस का, बड़ा आसान सा रूल है। याद रखो कि मैट्रिसेस तभी तभी आपस में उनका प्रोडक्ट लिया जा सकता है कि जब आपने ये देखना है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के वो इक्वल होना चाहिए आपके पास। अब ऑर्डर कैसे लिखते हैं आप मैट्रिक्स का? ठीक है, ऑर्डर लिखते हुए आप नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स करते हो। जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारे पास रो होती है और वर्टिकल हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का यहाँ पे जो ऑर्डर है डैट इज 1 क्रॉस 2। इत्तेफाक से दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 ही है। सो क्या पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज इक्वल हो रहे हैं यहाँ पे? तो चूंकि यहाँ पे पहले के रोज और दूसरे के कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो इनकी मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने ये रूल देख लेना है कि जिस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करा रहे हो मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर जो है ना वो मैटर करते हैं। ठीक है, तो जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो यहाँ पे होगा क्या कि आपने देखना ये है कि पहले ऑर्डर का जो आपका पहले मैट्रिक्स का जो आपका नंबर ऑफ रोज है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर है। अच्छा, अगर लेट्स से इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती तो मैं आपको वो एक एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा दोबारा। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। वैसे तो ये बड़ा बेसिक्स है। तो आप क्या करते हो, दिस इंटायर रो विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस इंटायर कॉलम। और आपको पता है कैसे चलेगा कि जो आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स है A क्रॉस B, अगर लेट से ये मैट्रिक्स A था और ये मैट्रिक्स B था, इनका जो प्रोडक्ट अगर लेट से A क्रॉस B है तो उसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा? तो आपके पास ऐसे पता चलेगा कि आप पहले फर्स्ट का ऑर्डर लिखोगे जो कि है 1 क्रॉस 2, दूसरे का ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 1, पहले की रो तो दूसरे के कॉलम्स बराबर हैं। ठीक है, तो जो नया मैट्रिक्स आपके पास आएगा डैट विल बी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने ड्यूरिंग द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट
of the first row will get multiplied of the first element of the first column, so this will be 1 क्रॉस 3, बीच में प्लस आएगा। जब तक कंप्लीट रो कंप्लीट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा उसके एलिमेंट्स ऐड होते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दिस इंटायर रो विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस इंटायर कॉलम और इसके एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। हाँ, जब आपके पास यहाँ पे, अगर इस केस में तो नहीं है, अगर कोई सेकंड रो होती है, जब वो सेकंड कॉलम के साथ आती है तो वो आपका सेकंड एलिमेंट बनता है। तो एनीवेज, तो 1 क्रॉस 3 आ जाएगा प्लस 2 क्रॉस 4 आ जाएगा। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे इस मैट्रिक्स का, दैट विल बी 11। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती, जिस केस में मैंने आपको वो भी करवा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, लॉग आ गया। लॉग पे जाने से पहले मैं क्विकली आई विल गो थ्रू सम बेसिक रूल्स ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, या बेसिक लॉज ऑफ द लॉगरिथम। तो आपने ये याद रखना है कि अगर लॉग के अंदर आपके पास दो टर्म्स ऐड हो रही हैं दो डिफरेंट लॉग में, तो दे कैन बिकम अ सिंगल लॉग ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, राइट। या फिर आपके पास सिंगल लॉग में दो मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं, दे कैन बिकम अ सम ऑफ टू डिफरेंट लॉग्स, राइट। इसी तरीके से आपके पास लॉग ए माइनस लॉग बी, अगर दो लॉग की सब्ट्रैक्शन ली जा रही है तो दिस विल बिकम लॉग ए बाय बी सिंपली। सो द सेकंड वन विल बी लॉग ऑफ ए की पावर एक्स विल बी इक्वल टू, आपके पास क्या होगा कि आपका जो एक्स है इट विल बिकम इन द स्टार्ट, सो एक्स लॉग ऑफ ए आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। और जो फोर्थ लॉ है जो कि वो भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो ये है कि अगर लॉग हो आपके पास जिसकी बेस ए है, उसके अंदर आप y का लॉग ले रहे हो, दूसरी तरफ x पड़ा हुआ है, सो दिस विल बी रिटन एज, आप लॉग को खत्म कर दोगे और दिस विल बिकम a की पावर x। ठीक है, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो बेस की पावर बन जाएगा और y विल बी टेकन ऑन द अदर साइड। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट 4 लॉज ऑफ लॉग्स। अगर ये आप कर लेते तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो हर यूनिवर्सिटी का आपका जो है ना वो कवर हो जाएगा, बड़ा इजीली कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। कहता है लॉग 75 को आपने बताना है, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द लॉगरिथमिक रूल्स। ठीक है, सो आई एम राइटिंग इट इनटू ब्लू। ठीक है, आप करोगे क्या कि 75 का आपने एलसीएम ले लेना है। जब मैं 75 का एलसीएम लूंगा तो 5 के टेबल में ही आएगा, 5 1 जा 5, 2 बचा 2 5 और 5 जो है वो 25 हो जाएगा, 5 5 जा 15, अगेन 5 से करूंगा 5 3 आ जाएगा और 3 से करूंगा 3 1 जा आ जाएगा। तो पता ये चला कि log 75 कैन बी रिटन एज log of 5 into 5 into 3। अब this can be sorted as log 5 का पावर 2 प्लस 2 into 3। ठीक है, अब जो लॉग का ये रूल है कि दो लॉग्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो दो सेपरेट लॉग्स ऑफ एडिशन बन जाते हैं। तो मैं इसको 2 आई विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू टू सेपरेट लॉग्स ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ एडिशन। ठीक है, सो जो बन जाएगा log 5 की पावर 2 प्लस log की पावर सो log ऑफ 3। अब ये जो पावर है, ठीक है, ये जो रूल था मैंने आपको पावर रूल बताया है ये वाला कि ये इसके अभी मैंने आपको लॉग का ये रूल बताया भी है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे होगा आपके पास क्या कि ये जो log 16x है इज इक्वल टू 3/2। तो ये मैंने आपको बताया कि होगा क्या कि ये जो बेस है, बेस के ऊपर पावर बच्चों यहाँ पे इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, और x विल कम ऑन द अदर साइड, लॉग जब खत्म हो जाएगा दिस विल बिकम 2 की पावर 4, 3/2 आ जाएगा। 2 को आप 2 के साथ कैंसिल कर दोगे इज इक्वल टू x आ जाएगा, 2 की पावर 2 होल पावर क्यूब है। अच्छा, अब एक बात याद रखना, यहाँ पे पावर्स ऐड नहीं होंगी, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं। 2 की पावर 6 आएगा आंसर। ठीक है, चॉइस को आप करेक्ट कर लो, दिस विल बी इक्वल टू 64। 2 की पावर 6 इज ऑलवेज इक्वल टू 64 आ जाएगा। अगेन लॉग का एक और रूल है, लॉग का एक और रूल है जिसके अंदर आपने ये देखना है कि अगर लॉग की सेम बेस है और आप उसी नंबर का लॉग ले रहे हो तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉग की बेस भी 5 और आप 5 पे ही लॉग ले रहे हो, तो दिस विल बिकम 1, अगेन दिस विल ऑल्सो बिकम 1, तो 1 प्लस 1 विल बिकम इक्वल टू 2। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 46 नंबर आ गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे दिस विल बिकम इक्वल टू विच लॉग। बड़ा इजी है, मैंने बताया हुआ है कि दो लॉग्स आपस में सेपरेटली ऐड हो रहे हों तो दे विल बिकम अ सिंगल लॉग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 5 into 15 मैं करूंगा, सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ 75। ठीक है जी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई है। बेसिक मैथ्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, स्पेसिफिकली नास्ट के टेस्ट का, फास्ट के टेस्ट के। और ये जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली यहाँ पे अभी लिखा हुआ है ये नास्ट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, एनईडीज के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, अब बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, गोइंग टू डिटेल दिस क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी का बड़ा सिंपल सा रूल बताता हूँ कि अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप कैसे करोगे कि कितने टाइम्स वहां पे ए अकर हुआ है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो
पहले इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि देयर आर 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन अ क्लास, हाफ ऑफ द गर्ल्स आर ब्लू आइड, ठीक है, हाफ ऑफ द गर्ल्स जो है आपके पास क्लास में दे आर ब्लू आइड, तो 10 गर्ल्स हैं तो इसका मतलब है 5 लड़कियों की आइज जो है वो ब्लू है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, 22 है, एंड नो बॉयज ब्लू आइड, और कोई भी लड़का जो है उसकी ब्लू आइज नहीं है। तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग अ ब्लू आइड स्टूडेंट इज, तो आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस आपके पास कितने हैं, तो यहाँ पे आपने ब्लू आइड स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 22 है, जिनमें से ब्लू आइड कितने हैं, बड़ा ही सिंपल सी बात है, 5 है, सो 5/22 इज योर आंसर, ये आ जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था जिसके अंदर उसने कहा कि 22 स्टूडेंट टोटल क्लास में, जिनमें से 5 जो हैं उनकी ब्लू आइज हैं, बाकियों की ब्लू आइज नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49। कहता है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर शोज अप ऑन द बोथ डाइस। अच्छा, एक तो बात यह है कि सैंपल स्पेस इसका कैसा बनेगा। देखो, जब दोनों डाइस इकट्ठे थ्रोन होंगे तो हमने उनके ऊपर आने वाले नंबर्स को भी इकट्ठे ही देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले डाइस के ऊपर 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, पहले पे 1 आया, अगले पे 2 आया, पहले पे 1 आया, अगले पे 3 आया, पहले पे 1 आया, अगले पे 4 आया, फिर पहले पे 1 आया, अगले पे 5 आएगा, पहले पे 1 आया, अगले पे 6 आएगा, सो ऑन करते करते हम चलेंगे कि पहले के ऊपर 6 आ रहा हो, फिर अगले पे 1 आ रहा हो, और हमारे पास पहले पे भी 6 और अगले पे भी 6 आ रहा हो। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए पहले ये कंडीशन एक्सप्लेन कर दिया। दोबारा आता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। एग्जामिनर कह रहा है 2 डाइस आपने थ्रो किए हैं और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेम नंबर दोनों के ऊपर पॉप अप हो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6/6 बनेंगे, क्योंकि पहले के ऊपर भी डाइस के ऊपर 6 तक नंबर चल सकते हैं, दूसरे डाइस के ऊपर भी 6 तक चल सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस आपके पास आ जाएगा 36। अब कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें दोनों के ऊपर, दोनों डाइस के ऊपर सेम आ रहा हो, तो 1/1 के ऊपर सेम होगा, 2/2 के ऊपर दोनों पे सेम होगा, अगेन 3/3 के ऊपर दोनों पे सेम होगा, 4/4 पे भी दोनों पे सेम होगा, 5/5 पे भी दोनों पे सेम होगा, और 6/6 पे भी दोनों पर सेम होगा। तो 6 ऐसे हैं कि जिन पर दोनों के ऊपर सेम नंबर आ रहा है। तो टोटल नंबर यहाँ पे 36 है, और 6 ऐसे हैं जिनके ऊपर सेम नंबर आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी के जिसमें हमारे पास सेम नंबर है ऑन द बोथ डाइस, दैट विल बी इक्वल टू 1/6। बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगेन बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन, स्पेसिफिकली नेक्स्ट फास्ट के अंदर जो है ना, ये दोनों के अंदर ये पूछा जाता है। अच्छा, कहते हैं 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड्स। अनफॉर्चुनेटली ये कि सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, ऑलरेडी हो चुका है क्वेश्चन नंबर 49 में, इसको आप देख लेना। ठीक है, कहता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक फेयर कॉइन के अंदर, फेयर कॉइन ऐसे कॉइन को कहते हो जिसके अंदर इक्वली लाइकली अकर हो सकते हैं दोनों जो इवेंट्स हैं या जितने भी इवेंट्स हैं। ठीक है, तो जहां पे भी जो एक्सपेरिमेंट है आपका वो क्या है, फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन। जब आप एक कॉइन को फ्लिप करोगे तो उसके 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस आपके पास 2 है, और हेड एक ही दफा आएगा, उसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, हो जाएगी, जिसके पास इसकी जो है 0.5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो आपसे टेल की प्रोबेबिलिटी पूछता तो वो भी 0.5 होती, क्योंकि एक ही दफा आया और टोटल नंबर ये है, 0.5 आ जाएगा। जो टोटल आपके पास सम होता है हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटीज का, वो 1 होता है। तो देखो आपके पास यही 2 कंडीशन है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, टोटल प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे 1 आ रही है। सो एनीवेज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है 0.5 है। ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। समटाइम्स ऐसा होता है कि फास्ट और एनईटी के अंदर जो है बड़ी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वैसे तो आप लोग इसको खुद ही कर लेते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द स्लोप 2 एंड इंटरसेप्ट द इंटरसेप्ट इज -3, राइट। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसका मैं फॉर्मूला आपके पास लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या होगा कि जब आपके पास स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, तो आपने इस इक्वेशन को यूज करना होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c को। ठीक है, मैं आपको इस लेक्चर के एंड के ऊपर बाकी के स्लोप की कंडीशन जो है बता दूंगा, क्योंकि आपके एनईटी के अंदर स्पेसिफिकली और आपके फास्ट के अंदर बहुत ज्यादा पोर्शन उठाया रहता है एनालिटिकल ज्योमेट्री और इक्वेशंस को बहुत ज्यादा छिड़ा जाता है सामान। ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर देखता हूँ तो एग्जामिनर ने जो यहाँ पे गिवन स्लोप m दी हुई है आपको वो 2 है, और जो यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट c है दैट इज -3। सो सिंपली आई विल प्लग इन द वैल्यूज, दिस विल बिकम 2x और प्लस c की जगह पे मैं -3 पुट कर दूंगा। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब कहते हैं अगर a की वैल्यू 1 2 3 है और b की वैल्यू 3 4 5 है, यूनियन बता दो। भाई यूनियन तो बहुत ही आसान है, वो एलिमेंट्स लिए जाएंगे जो दोनों में है और जो दोनों में नहीं है दोनों लिए जाएंगे, तो सिंपली इसका यूनियन बन जाएगा 1 2 3 4 एंड 5।
सो जो दोनों में एलिमेंट्स हैं वो भी लोगे, जो दोनों में नहीं है 1 और 2 सिर्फ ए में वो भी लिया जाएगा, 3 दोनों में है वो भी लिया जाएगा, और 4 और 5 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा मकसद था आपको यूनियन को रिवाइज कराना, तो ए यूनियन बी यहाँ पे ये बन जाएगा। अच्छा, इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में सिर्फ आप वो लेते हो जो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ 3 है। अच्छा, एक और बात भी करा देता हूँ, लेट से ए माइनस बी करना होता तो क्या करते, वो एलिमेंट सिर्फ ए के लिखे जाएंगे जो कैंसिल होंगे वाया बी, जो कैंसिल नहीं होंगे बी के एलिमेंट्स वो कभी नहीं लिखे जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें इसकी इसकी सॉरी सब्ट्रैक्शन करके दूं तो 3 तो दोनों में कॉमन है वो तो कट जाएगा, 4 और 5 डिस्कार्ड हो जाएंगे, इनको तुम नहीं लिखोगे क्योंकि आप तुम ए में से बी माइनस कर रहे हो, जब आप ए में से बी माइनस कर रहे हो तो 1 और 2 को लिखोगे सिंपल, ठीक है, तो ए माइनस बी का ये रिजल्ट आएगा। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जान के इसलिए दिया था ताकि तीनों कॉन्सेप्ट यूनियन सेक्शन और सब्ट्रैक्शन के मैं तुम्हें यहाँ पर रिवाइज करवा दूं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालना अगर होता तो ए को तुम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते, सेम दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और अगर तुमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो यूनिवर्सल सेट जो तुम्हें गिवन होता तुम उसको माइनस कर देते। चलो वो भी एक करवा देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट यहाँ पे ये था कि जो कि 1 से लेके तुम्हारे पास चल रहा है 10 तक, ठीक है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट चल रहा है। तो बी कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे पास क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट सिंपली आएगा बी माइनस यू। जब तुम बी माइनस यू करोगे ना, सॉरी यू माइनस बी आएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से तुमने बी को माइनस करना है, तो तुम यहाँ पे करोगे क्या, जो जो एलिमेंट्स बी में है वो यूनिवर्सल सेट में से डिस्कार्ड माइनस हो जाएंगे, बाकी जो लेफ्ट ओवर आइटम्स हैं वो लिख लेंगे। तो 3, 4 और 5 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सिंपली वो आएगा 1, 2, 6, 7, 8, 9 और 10 आ जाएगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्विकली गो थ्रू करवा दिया है इस कॉन्सेप्ट को, यूनियन को भी, इंटरसेक्शन को भी, सब्ट्रैक्शन को भी और कॉम्प्लीमेंट निकालने को भी। अच्छा, अक्सर मैंने एनईटीज के अंदर एक देखा है कि डिमोवियस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, तो सॉरी डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डिमोवियस थ्योरम तो सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करता है। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि अगर आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। उसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये आ जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये भी तुम देख लेना कि डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो ये होता है। अच्छा, अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छा चलो कार्ड को भी अब यहाँ पे खंगाल लेते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और तुम्हें ये इशू भी क्लियर हो जाएगा। सो टोटल कार्ड्स हमेशा 52 होते हैं, जिसमें मेरे पास 4 किंग्स होते हैं, 4 क्वींस होते हैं, 4 ही मेरे पास जैक्स होते हैं और 4 ही मेरे पास एसेस होते हैं, ठीक है। इसमें से 26 कार्ड जो होते हैं दे आर रेड कलर्ड और जो बाकी रिमेनिंग 26 कार्ड होते हैं दे आर ब्लैक कलर्ड, राइट। इसके अलावा तुम्हारे पास 13 का एक कंप्लीट सेट होता है जिसके अंदर तुम्हारे पास क्या होगा कि किंग, क्वीन और जैक है। इसके अलावा तुम्हारे पास 10 से लेकर 2 तक नंबर्स हैं और 1 की जगह पर तुम्हारे पास एस होता है। इसी तरीके से हार्ट्स के अंदर भी ये 13 का सेट होगा, स्पेड्स के अंदर भी होगा, डायमंड्स के अंदर भी होगा और इसी तरीके से तुम्हारा ये सारे का सारा चलता है 13 के यहाँ पे 4 सेट्स होते हैं और ये 52 बनता है। एनीवेज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एग्जामिनर पूछ रहा है एस निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल कार्ड तो 52 है भैया, ठीक है ना। एस कितने हैं यहाँ पे 4 है, एस सिंप्लीफाई कर दो 1/13 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, बड़ा आसान है। अच्छा जी, सिंप्लीफाई करने का आ गया, अलजेब्रा का बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, ऊपर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, अगेन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा ये तुम्हारे पास, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 आ गया, ठीक है ना। तो एक्स माइनस टू को तुम कैंसिल कर दोगे, पीछे आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स प्लस 2। सो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्स प्लस 2। यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने सिंपली फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को मैंने ओपन करा है जो कि हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,4 एंड 7,1। बड़ा आसान है डिस्टेंस फार्मूला निकालने, डिस्टेंस निकालने के डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि दोनों के जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं उनका तुमने डिफरेंस लेना है और फिर स्क्वायर कर देना है, प्लस दोनों के वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका तुमने डिफरेंस लेना है, स्क्वायर कर देना है और ऐड करके होल अंडर रूट कर देना है उनको। तो यहाँ पे क्या है 3 - 7 करूंगा मैं, होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 - 1 करूंगा मैं, होल स्क्वायर आ जाएगा, होल अंडर रूट हो जाएगा मेरे पास। देखो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, और तुम चाहे तो इसके पॉइंट भी पहले लिख सकते हो उसके भी, लेकिन x में से x माइनस करोगे ना तो 3 में से 7 जाएगा और 4 ये y है, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट है ना इसका तुम्हारे पास ये x1 y1 गिवन है, x1 y1 गिवन है, और ये दूसरे पॉइंट का तुम्हारे पास x2 y ठीक है ना। तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन ये याद रखना है
कि x में से x को ही माइनस करो और y में से, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कर जाते हैं, तो अच्छा होगा तुमने पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो 16 प्लस 9 अंडर रूट करोगे अंडर रूट 25 आ जाएगा जो कि 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ गया मेरे पास, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कहते हैं सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 3 एलिमेंट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। लेट से एन को आप सिंपली मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ऑर्डर लिखने का इसका मेथड ये है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 3 आ जाएगा आपके पास 15, ठीक है। तो सेट्स का ये रूल है। व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वालिटी 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3, बड़ा आसान आ गया अगेन ये क्वेश्चन, ठीक है। -5 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे 3 + 5 हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 8 रहेगा, x इज ग्रेटर देन 4 आएगा। हाँ, माइनस की टर्म मल्टीप्लाई होती है जिस केस में, या माइनस से आप डिवाइड कराते हो जिस केस में, तो वहां पे आपका ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जो है ना ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल इन एनी केस अगर यहाँ पे होता -3x इज ग्रेटर देन 8 फॉर एग्जांपल, जब मैं इस -3 को यहाँ पे नीचे डिवाइड कराऊंगा तो दरमियान वाले साइन को भी मैंने ऑपोजिट कर देना होता है, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा एक्सिस, तो ये याद रखना, तो ये भी रिवाइज करवा दिया ताकि तुम लोगों को इशू ना हो। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ सम ऑफ 7 विद 2 साइडेड डाइस, 2 साइडेड डाइस है अगेन, बिल्कुल इसको वैसे लेके चलना जैसे आपके पास 2 डाइस होते हैं, तो आपने 2 साइडेड डाइस है ना, तो टोटल तो आउटकम्स आपके पास यहाँ पे बनेंगे 36, तो नीचे तो आना है भैया 36, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी निकालते हुए नीचे एनएस आता है, तो टोटल नंबर सैंपल्स में 36 आने हैं। अब होगा आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये कि आपने ये बताना है कि किस किस पे सम जो है 7 आ रहा हो, तो पहले केस में 1,6 के ऊपर आएगा 7 सम, दूसरे वाले केस में 2,5 पे आएगा आपका, तीसरे वाले केस में 3,4 पे आएगा, चौथे में आपका 4,3 पे आएगा, फिफ्थ में आपके पास 5,2 पे आएगा और 6,1 पे आएगा। इसके अलावा कहीं पे भी आपका सम जो है वो 7 नहीं आ रहा, तो 6 ही ऐसे हैं जिन पे सम आपका 7 आ रहा है, 1/6 हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ए आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। कहता है अगर अली स्कोर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरेजेस से है, इस तरीके के क्वेश्चन को छेड़ा हुआ होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूजुअली, लेकिन बड़ा आसान है। कहता है अगर अली स्कोर करता है 70 मार्क्स इन द 6th टेस्ट, देन हिज एवरेज ऑफ 6 टेस्ट विल बी 4 लेस देन द प्रीवियस एवरेज, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ हिज फर्स्ट 5 टेस्ट। तो एग्जामिनर यहाँ पे तुम्हें ये बता रहा है कि अली के छठे टेस्ट का जो स्कोर है दैट इज 70, लेकिन जब तुमने 6 टेस्ट की एवरेज ली है तो पहले 5 टेस्ट की एवरेज से 4 जो है वो कम है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अगेन बता रहा हूं कि छठे टेस्ट में अली ने 70 का स्कोर करा है और जो छठे टेस्ट की एवरेज है वो 4 लेस है देन द प्रीवियस एवरेज, यानी 5 टेस्ट की जो एवरेज है। अच्छा एवरेज निकालते हैं कैसे हैं, एवरेज निकालते हो तुम ऐसे कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका आप सम करते हो, डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ। तो अगर मैं पहले 5 का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 5 डिवाइडेड बाय 5। अब छठे की जो एवरेज है वो क्या होगी, सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्लस छठे का जो स्कोर है, 6 का जो स्कोर है, जो छठे टेस्ट का 6 टेस्ट का स्कोर है दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप गिवन था कि जो नई एवरेज है, जो 6 टेस्ट की एवरेज है दैट इज 4 लेस देन द प्रीवियस एवरेज, यानी A6 इज इक्वल टू A5 माइनस 4, राइट, यह आ गया मेरे पास। तो यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं सिंपली क्या करता हूं, मैंने निकालनी है A5 की वैल्यू निकालनी है, मैंने 5 टेस्ट की एवरेजेस निकालनी है, तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे S5 की जगह पे ये वैल्यू प्लग इन कर लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं S5 की वैल्यू निकालूंगा सो दैट विल बी इक्वल टू S5 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द एवरेज ऑफ A5, यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ, तो ये आया था मेरे पास A5 माइनस 4 इज इक्वल टू S5 की जगह पे मैंने पुट कर लिया 5 टाइम्स A5 प्लस 70। अच्छा ये जो 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ना, मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, so this will become 6 times A5 minus 24 is equal to 5 times A5 plus 70 आ जाएगा। इस 5A5 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे, 6A5 में से जब 5A5 आप माइनस करोगे तो A5 आ जाएगा और माइनस 24 दूसरी तरफ चला जाएगा, 70 में ऐड होकर 95 आ जाएगा। So it was a very easier way to find out the average of the first 5 tests। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा गेम है कि आपको मल्टीपल टेस्ट में नजर आएगा, सिर्फ एनईटीज के अंदर या फास्ट के टेस्ट के अंदर नजर नहीं आएगा, बल्कि आईबीएस में भी ऐसा क्वेश्चन होता है, आपके जो एनटीएस बेस्ड टेस्ट है वहां पे भी एक क्वेश्चन है, इवन गैट में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन था, इसको देख लेना, ठीक है जी। अगेन अब आगे चलते हैं, कहता है इफ अली परचेज सम गोल्ड फिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक
1/5 of them died, ठीक है जी, and during the second week 3/8 of those still alive at the end of the first week died. What is the fraction of the original goldfish still alive after the 2 weeks? तो लेट्स सपोज कि अली ने जो गोल्ड फिश लिए हैं दे आर एक्स, एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक 1/5 ऑफ देम डाइड, यानी 1/5 ऑफ एक्स डाइड, सो हाउ मेनी फिश लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वीक? दे विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1/5 ऑफ एक्स। देखो ना, फर्स्ट वीक के बाद 1/5 ऑफ द फिश फ्रॉम एक्स दे डाइड, तो नंबर ऑफ फिश लेफ्ट विल बी इक्वल टू 4/5 ऑफ एक्स। नंबर ऑफ फिश लेफ्ट की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि आगे एग्जामिनर कह रहा है कि सेकंड वीक में जो जिंदा बची थी उनका 3/8 दे आर डेड, तो जो जिंदा बची थी दे आर 4/5 ऑफ एक्स। तो सेकंड वीक में जितनी जितनी फिश बचेंगी, ठीक है, 4/5 ऑफ एक्स का 3/8, तो 3/8 से सिंपली आप इसको क्या करा लोगे? मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 2 जा। तो सेकंड वीक के अंदर जो आपकी फिश विच डाइड विल बी इक्वल टू 3/10 ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? ज़्यादा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। दूसरे में मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि देखो मेरे पास ये वो फिश आ गई हैं जो कि एक वीक के बाद बचेंगी। देखो ना, एक्स थी जिनमें से 1/5 मर गई, पीछे बची में तुम्हारे पास 4/5 ऑफ एक्स। मैंने मल्टीप्लाई क्यों करा है? माइनस करने के लिए, क्योंकि मुझे पहले वो नंबर निकालना है कि सेकंड वीक के अंदर कितनी फिश मरी हैं, सेकंड वीक के अंदर कितनी फिश मरी हैं। क्योंकि वो कहता है कि जो बची थी ड्यूरिंग द सेकंड वीक, जो बची थी ना, उनका 3/8 मरी हैं। तो पहले वो नंबर मैंने निकाला, नहीं, वो 4/5 ऑफ एक्स था जो बची हैं, वो तो मरी हुई थी ना। These were the amount number of fish which died. The number of fish left were 4/5 x. इस बात पे तो एग्री हो ना? अब ये देखो, वो ये कह रहा है कि सेकंड वीक में जो अलाइव थी, जो स्टिल अलाइव है, वो 4/5 x है, उनका 3/8 मरे हैं। ये वजह है कि मैंने उससे उसको मल्टीप्लाई करा है। अब these are the number of fish which died during the second week. अब कहता है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द गोल्ड फिश स्टिल अलाइव आफ्टर 2 वीक्स। 2 वीक्स के बाद अब टोटल कितना बचा है? तो x माइनस 1/5 x करोगे, साथ में माइनस 3/10 ऑफ x भी करोगे, तो अब आएगा तुम्हारे पास ओरिजिनल फिश में से नंबर ऑफ फिश लेफ्ट। तो 10 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। दिस विल बिकम 2x, सॉरी दिस विल बिकम 10x, ठीक है। दिस विल बिकम माइनस 2x एंड दिस विल बिकम माइनस 3x, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 5x/10, सो 1/2x। तो ओरिजिनल फिश का 1/2 बचा है, क्योंकि 1/2x रह गई हैं, शुरू में x थी तो 1/2 बच गए, ठीक है ना। तो ये अगेन बता रहा हूँ, ठीक है, जो स्टूडेंट्स लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि आगे थोड़ा सा ट्रिक थी क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा तो गिमिक डाला था ट्रिकी करने के लिए। उसने कहा कि जो फिश बची है ना एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, उनका 3/8 मरी है सेकंड वीक में। तो ये वजह मल्टीप्लाई करके मैंने पहले वो नंबर निकाला, अब सब में से माइनस करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है और बड़ा फास्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। न्यूसेंस के टेस्ट के अंदर तो इसने आना ही आना है, ऐसे क्वेश्चन ने आना ही आना है। मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं आएगी, एग्जैक्ट कंडीशन तो नहीं आएगी, बट ऐसा गिमिक कोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्रूशियल था, इसलिए आज के लेक्चर में कराया। थोड़ा सा क्विक चलते हैं, लेक्चर लंबा होता जा रहा है। कहते थे सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15%। बड़ा आसान है, आप ऐसा करो कि शुरू में एक अमाउंट ले लो, 100 रुपीज थी। अगर 100 रुपीज थी और उसमें मुझे 10% डिस्काउंट मिला तो नई प्राइस होगी 90। अब इसके ऊपर 15% मिला है ना, इसके ऊपर 15% मिला है, तो 90 का 15% निकालता हूं। सिखाया हुआ है सबको, अगर किसी भी नंबर का स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो उसको आप उससे मल्टीप्लाई करा दोगे। परसेंटेज खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 से आप कैंसिल करोगे, 5 3 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, 9 3 27 आ जाएगा। 27 डिवाइड बाय आप 2 करोगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 13.5। पहले में आपको 10% डिस्काउंट मिला था, अगले में आपको 13.5 बना ओरिजिनल का, तो ये ओवरऑल डिस्काउंट बनेगा, ये 23.5 बनेगा। ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन गलत है, सी बाद में होना चाहिए था, बी पहले होना चाहिए था, तो 23.5 आ जाएगा आपके पास कंजेक्टिव डिस्काउंट। समझ आ गया बात का? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन कर लो। वैल्यूज को आप सपोज कर लो। सपोजिटली मैं ये सपोज करता हूँ कि मेरे पास मैं वैल्यूज को प्लग इन करके कि ए 0 है। अगर एज मैं 0 इसमें पुट करूंगा
तो दिस विल बी माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू माइनस बी का स्केयर, क्योंकि ए दोनों तरफ जीरो होगा, ये तो हो जाएगा बी स्केयर इक्वल टू माइनस बी स्केयर, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो कंडीशन नहीं है मेरे पास, ठीक है, ये अकेली कंडीशन तो मेरे पास नहीं। 1 और 2 कैसे आएगा, देखो ठहरो, जब ए को तुमने जीरो पुट किया तो ये आया माइनस बी का स्केयर, जो कि हो गया था प्लस बी स्केयर, लेफ्ट हैंड साइड में प्लग इन कर रहा हूँ। राइट साइड पे ए स्केयर तो उड़ गया, माइनस बी स्केयर तो रह गया। ये तो कह रहा है कि बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम बी को जीरो पुट करते हैं, जब हम बी को जीरो पुट करेंगे तो दिस विल बिकम ए माइनस जीरो का होल स्केयर, जीरो का स्केयर, सो दिस विल बिकम ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, सिंपल। ये तो कंडीशन ट्रू हो रही है कि अगर आप बी को जीरो पुट करो तो ये सिचुएशन हो रही है, और ए और बी इक्वल नहीं है। ए और बी तो जब इक्वल नहीं है तो दोनों तो एट द सेम टाइम वैसे भी जीरो नहीं हो सकते, समझे। और ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, प्लग इन करके देख लो, एक ही जगह पे माइनस बी पुट करोगे ना, माइनस बी का स्केयर, दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस बी का, तुम जहां पे जब स्केयर करोगे ए स्केयर में तो वो तो प्लस बी स्केयर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस टू बी का स्केयर, और दूसरी तरफ तुम्हारे पास हो जाएगा जीरो, वो तो इक्वेशन ही तुम्हारे पास टोटली चेंज हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सिंपली ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि जब बी जीरो होगा तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। अगेन एनईटी ओरिएंटेड और फास्ट ओरिएंटेड ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, कहता है ना जर्नी अक्रॉस कराची द एवरेज स्पीड ऑफ अ टैक्सी is 20 miles per hour for the 70% of the distance and 25 miles per hour for the 10% of the distance and 8 miles per hour for the remainder. Find the average speed of the whole journey. यहाँ पे वेटेड एवरेज निकालनी है। वेटेड एवरेज पता है ना कि किसकी कितनी परसेंट नंबर है उसके साथ है, उतने टाइम में आ जाएगा। अच्छा, अब 70% है ना, तो 70% है, उस पर स्पीड है 25, ठीक है, और तो 20 सॉरी 20 है, ठीक है, और हमारे पास 10% के ऊपर जो स्पीड है डेट इज 25, राइट, और रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास डिस्टेंस 20%, 20% की जो स्पीड है वो 8 माइल्स है, ठीक है। तो वेटेड एवरेज निकालने मैं जा रहा हूँ। वेटेड एवरेज निकालने के लिए तुम क्या करोगे कि 70% को इससे पहले मल्टीप्लाई करा दोगे, तो 70% जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बेसिकली आएगा 70/100 इंटू 20, ठीक है। जीरो जीरो के साथ कैंसिल, ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो पहले में आ गया 14 प्लस, अब 10% पे 25 है, तो 10/100 जब तुम करोगे तो ये आ जाएगा 2.5, ऐसा ही है, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा तुम्हारे पास 20/100 इंटू 8, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 8/5 आ जाएगा। 8/5 करने जा रहे हैं हम लोग, 8/5 आया, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो लग गया, 6 आ गया, 1.6 आ गया, ठीक है जी, ठीक है। जिसकी लेंथ जो है वो 10 टाइम्स है उसकी ब्रेथ से, सो लेट से उसकी अगर ब्रेथ जो है मेरे पास वो x है और उसकी जो लेंथ है मेरे पास 10 ऑफ x है, और कहता है कि आपने पेरीमीटर बताना है इसका, ठीक है, और एरिया हमारे पास गिवन है, वेरी इजी, x इंटू 10x करोगे आप, एरिया के फार्मूला में प्लग इन कर लोगे, ठीक है। देखो ना, एरिया का जो फार्मूला है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने मल्टीप्लाई करा लिया, दिस विल बिकम 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 75690 75690 आ गया, ठीक है। जीरो विल गेट कैंसिल विद जीरो, आई विल टेक द अंडर रूट, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, सॉरी 87 आ जाएगा एक्स मेरे पास, ठीक है। तो ये जो है लेंथ हमारे पास 87 आ जाएगा, और ये जो है मेरे पास 870 आ जाएगा। पेरीमीटर का मुझे फार्मूला पता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है रेक्टेंगल की, पेरीमीटर जब आप निकालोगे तो 2 इंटू 87 प्लस 870 इंटू 2 करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सर ये इस तरह के स्क्वायर रूट्स कैसे लेंगे?
अच्छा देखो, वो इस वाले केस में ऐसा स्क्वायर रूट आ गया, आपके पास जेनेरिक स्क्वायर रूट से आएंगे। मैंने आपको कहा भी हुआ है कि आप याद कर लो 12 से लेके 19 तक के जो स्क्वायर रूट्स हैं उनको मोस्टली याद कर लो। उसके अलावा आप 30 का स्क्वायर रूट याद रखोगे 900 होता है, 25 का आप स्क्वायर रूट याद रखोगे 625 होता है। ठीक है, इस तरह से आप कर लो तो आपके लिए जो है ना वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन था कि जिसका स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेटर नहीं निकाला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 67 है, कहता है स्लोप निकालें। स्लोप निकालना इज वेरी इजी। एम क्या होगा, वाई का डिफरेंस आएगा डिवाइडेड बाय एक्स का डिफरेंस आएगा। तो स्लोप निकाल लेना, जब दोनों के वाई का आप डिफरेंस लोगे तो 6 माइनस 4 आएगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि आप इसमें से इसका माइनस ले रहे हो ना, तो इसी तरीके से आप इसके एक्स में से इसका एक्स माइनस लोगे तो आएगा 4 माइनस 6 आएगा, ऊपर आएगा +2, नीचे आएगा -2, स्लोप विल बी -1। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। कहता है फाइंड एन इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -1। अब हमें पता है कि लाइन की जो इक्वेशन है, ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब आपको स्लोप गिवन और एक पॉइंट गिवन है, यहाँ पे मैं स्लोप तो गिवन नहीं है, y1 मेरे पास -1 है और x1 मेरे पास +3 है। सो y1 की जगह मैं -1 पुट करूंगा तो दिस विल बिकम +1। m को m ही रहने दो क्योंकि आंसर m की फॉर्म में ही है, x -3 हो जाएगा। रीअरेंज कर लेते हैं, बल्कि हाँ रीअरेंज शायद करना पड़ेगा, ऑप्शन देख लेते हैं। अब ऐसे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट चॉइस जो है वो यहाँ पे आपकी ये बन रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, कहता है फाइंड एन इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। बड़ा इजी है। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म भी जो आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन बताया, फॉर्मूला बताया, आप एक तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा डायरेक्टली भी आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो। अगर आप इससे करते हो तो पहले आपने स्लोप निकाल लेनी है। स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1, y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों के एक्सिस x के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। ठीक है, सो जब मैं y का डिफरेंस लूंगा तो 9 माइनस 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय दोनों के x का डिफरेंस लूंगा तो 3 माइनस 6 आ जाएगा। सो आई विल बी लेफ्ट विद 5 बाय -3, सो दिस विल बी -3/5। ठीक है, अब इसको मैंने x1 और y1 लिया है तो मैं इसी को अब इस क्वेश्चन में x1 और y1 यूज करूंगा। तो y1 मेरे पास 4 है, यह आ जाएगा -5/3, ये x आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा मेरे पास x1 की वैल्यू प्लग इन कर दूंगा, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। दिस विल बी 3y - 12 इज इक्वल टू -5x + 30। राइट, सो रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कर लेते हैं इसको। 5x + 3y हो जाएगा, -12 दूसरे तरफ जाएगा, +12 हो जाएगा, 30 + 12 42 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी अगेन यहाँ पे भी चॉइस है। ठीक है, राइट जी। अच्छा, कहता है असलम वीकली सैलरीज इंक्रीज फ्रॉम 175 टू 201.25, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। बड़ा आसान है, पहले भी बताया हुआ। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आप क्या करते हो, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। और देखो इंक्रीज हमेशा ओल्ड वैल्यू के मुताबिक ही आता है, तो नीचे आपने ओल्ड वैल्यू लेना है, इंटू 100% करना है, आपके पास वो आ जाएगा। तो न्यू वैल्यू मेरे पास 201.25 है, यानी दोनों का डिफरेंस मुझे लेना पड़ेगा, -175 जब मैं करूंगा तो ये आएगा 26.25 ऊपर आ जाएगा और नीचे ओल्ड वैल्यू आ जाएगी 175 × 100। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगी 26.1 डिवाइड बाय 175 × 100। अब एक काम करते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली 25 ले लेते हैं। तुम लोग पूछना कि कैलकुलेटर तो वहाँ पे होता नहीं है, मैं इसको तो इसको अप्रॉक्सीमेटली इसका जो नियरेस्ट बनता है ना उसका मल्टीपल वो 25 बनता है। अब जब मैं इसको 25 से करूँगा तो ये 25 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम आता है। ठीक है, 6 टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, हाँ ना, 7 टाइम्स आता है। यस यू आर राइट। सो दिस विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली 7, तो 100/7 जब आप करोगे, ठीक है, 7 पोर्शन जब आप 100 के अप्रॉक्सीमेटली करने की कोशिश करोगे ना तो 7 × 1 = 7 आ गया आपके पास, 3 बचा और 0 आ गया, और अप्रॉक्सीमेटली ये 15% के कहीं करीब आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ना आपके पास 7 3 फिर अगेन बल्कि 7 4 28 होना था, 2 बचा, फिर पॉइंट लगा के 0 आता, तो 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, और जो कि जो मैंने पॉइंट 1.125 को मैंने छोड़ा था ना उसके डिफरेंस के साथ आ रहा है, तो मेरे पास ये 15% आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 71, वेरी इजी क्वेश्चन। कहता है तीनों की एवरेज बता दो। तो 310 3 नंबर है, 320 330 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, एवरेज आ जाएगा। ऊपर से एक 3 कॉमन ले लो, जब सब में से 3 कॉमन जाएगा एक पावर इनकी रिड्यूस हो जाएगी, 319 + 329 हो जाएगा। नीचे वाले 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 39 + 19 329। ठीक है जी, इट वाज
सॉरी नहीं, ये ऐड नहीं हो सकते। नंबर्स तब ही ऐड होते हैं जब उनकी बेस के साथ पावर भी सेम हो। यानी 2 की पावर x में ना तुम 2 की पावर y को नहीं ऐड कर सकते। हाँ, ये भी 2 की पावर x हो, ये भी 2 की पावर x हो, तो ये 2 टाइम्स 2 की पावर 2x बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये ऐड नहीं हो सकते, बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, दे आर नॉट एलिजिबल टू बी एडेड, राइट, सो दे कैन नॉट बी एडेड। कहता है इफ अ वर्कर पेड is paid R rupees per hour for the first 8 hours daily, or for every hour after the first 8 hours is paid S per hour. If she works 12 hours in one day, what is her average hourly day? अच्छा, आप देखो इसमें अगेन वेटेड एवरेज निकालनी है तुमने, जिसमें वो जो टैक्सी वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे अभी गुजरा है प्रीवियसली, जिसमें वो था कि 70% ऑफ द टाइम वो 20 की स्पीड से चला है, 20%, तो सेम काम तुमने इस क्वेश्चन के अंदर भी करना है। ठीक है, तो पहले उसको 8 घंटों के लिए कितने रुपीज मिल रहे हैं, R रुपीज मिल रहे हैं, तो पहले की वेटेड एवरेज बन रही है 8 इंटू R, प्लस टोटल 12 घंटे चला है, तो जो नेक्स्ट 8 आवर के बाद उसको S रुपीज मिलते हैं, तो 4S हो गया डिवाइड बाय टोटल आवर्स, तो आपके पास 12 ही है ना। ठीक है, तो ऐड कर लोगे आप, सॉरी 4 कॉमन ले लोगे आप। ठीक है, सो यू विल बी लेफ्ट विद 2R प्लस S बाय 3। क्यों? क्योंकि जब आप 4 कॉमन लोगे नीचे 12 के साथ कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 8R प्लस L बाय, सो 2R प्लस S बाय 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। ठीक है जी, समझ आया। सो ऐसा क्वेश्चन अक्सर होता है, वो एप्पल्स की बता देगा कि प्राइस इतने डॉलर्स और इतने सेंट्स है, तो बता दो कितनी है, इस तरीके से। कहता है अगर दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है, फ्री एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी उनमें डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं कि जिनका इंटरसेक्शन 0 होता है, जब उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो उनका a माइनस बी में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जब a इंटरसेक्शन b एम्प्टी सेट है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी एक एम्प्टी सेट ही आएगा। रिमेंबर, एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, 0 भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, बल्कि एम्प्टी सेट आएगा। अगेन यूनियन निकालना है, बड़ा इजी है, 74 नंबर आप लोग खुद कर लोगे। अगेन इस तरीके का क्वेश्चन आप शायद पहले भी कर चुके हैं, वही रिपीट हो रहा है कि हमारे पास 12 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 22 है मेरे पास, हाफ ऑफ द गर्ल्स है ब्लू आइड है, तो 5 लड़कियां ब्लू आइड हैं, लड़कों में से किसी की भी ब्लू आइज नहीं है, 5 + 0 5 आ जाएगा, तो 5/22 वही आपके पास ऑप्शन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होता है जो 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। रिमेंबर, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होते। तो इंट्यूशन का सवाल था, बड़ा इजी था, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो 2 आ जाएगा। अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 3। कोई मसला नहीं है, एक लाइन है जो कि पैरेलल चल रही है y एक्सिस के, पैरेलल टू द y एक्सिस है, उसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज 3 यूनिट्स। इसका मतलब है ये जो लाइन है इसके ऊपर x आपका फिक्स है 3, y की वैल्यू आपकी कम या ज्यादा हो रही है, कॉमन सेंस की बात है, मैंने ड्रॉ कर लिया इसको। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, तो मैं ये ब्लू में दिखा देता हूँ कि देखो ये जो पॉइंट है तुम्हारे पास 0,0 है, तो यहाँ पे तुम 1 2 और 3 यूनिट्स यहाँ पे आए हो। अब ये पॉइंट है तुम्हारे पास 3,0, क्योंकि एक्स पे तो तुम चले हो, वाई पे तुम कुछ नहीं चले। लेट्स से ये पॉइंट है तुम्हारे पास 3,1, ये पॉइंट है तुम्हारे पास 3,2, तो इसमें तुम्हारा एक्स फिक्स रह रहा है, तो बेसिकली जो लाइन है दैट इज x = 3 की लाइन है ये, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर आ जाए तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सम ऑफ टू कंसेक्युटिव इंटीजर्स इज x, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ देम? अच्छा, लेट्स से पहला इंटीजर है y, तो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि दो कंसेक्युटिव यानी एक के बाद एक आने वाले इंटीजर को तुम ऐड करते हो तो उनका सम x आ रहा है, ये बताओ कि इंटीजर्स क्या है। अब लेट्स से पहला इंटीजर y है, तो उससे आगे आने वाला कंसेक्युटिव इंटीजर y + 1 होगा ना, इन दोनों का सम वो कह रहा है x आ रहा है, पूछ रहा है इनका प्रोडक्ट बता दो, तो मसला ही कोई नहीं है, पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा 2y + 1 = x, y की वैल्यू जब मैं निकालूंगा सो दिस विल बी x - 1 और y आ जाएगा x - 1/2, राइट। अब दोनों का प्रोडक्ट लेने जा रहा हूं, y × y + 1 का प्रोडक्ट लेने जा रहा हूं, इसी के मुताबिक y + 1 भी निकाल लेते हैं। y + 1 जब बेटा निकालोगे तो ये आएगा x - 1/2 में +1 ऐड करोगे, सॉरी x - 1 में तुम /2 में तुम +1 जब ऐड करोगे तो ये तुम एलसीएम लोगे तो आएगा x - 1 + 2/2, so this will become x + 1/2, right, so this will become x + 1/2। तो y की वैल्यू आई है x - 1/2 और इसकी आई है x + 1/2, सिंपली मल्टीप्लाई करा लो, a - b × a + b, a² - b² और नीचे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। सो सेपरेट कर देते हैं, x² / 4 - 1/4, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। ठीक है, इट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन। कहता है हाउ मेनी
नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 13। ठीक है, तो सीरीज का क्वेश्चन है जो कि 200 से लेके 500 के बीच में चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास A1 जो है वो क्या है, 200 है, AN तुम्हारे पास यहाँ पे 500 है, और D जो है वो तुम्हारे पास +13 है। ठीक है, सो तुमने n निकालना है, तो सिंपली तुम क्या करोगे, AN अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लगा लोगे, क्योंकि हर जो नंबर 3 का डिविजिबल होगा वो 3 के एडिशन से ही आ रहा होगा ना। ठीक है, तो AN आ जाएगा तुम्हारे पास 500, A1 आ जाएगा तुम्हारे पास 200, n निकालना है -1 3 से आप कर लोगे, ये 500 में से 200 माइनस कर लेंगे तो 300 आ जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 13n -3 उधर चला जाए, सॉरी -13 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 313 एंड 13n। ठीक है, सो 313/13 कर लो, सो दिस विल बी लेफ्ट विद, यू विल बी लेफ्ट विद 24। ठीक है, क्योंकि 3 1 3 2 26 होता है। ठीक है, हमारे पास जो बचेगा 53 बचेगा, आगे फिर अप्रॉक्सीमेटली वो 13 4 52 होता है, तो उसके नियरेस्ट जो है ये आ रहा है, तो 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो 23 इज द क्लोजेस्ट चॉइस, राइट, तो हम ये करेंगे। अच्छा, कहता है हाँ, अब यहाँ पे भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट पावर्स वाला क्लियर हो जाएगा। इसमें कहता है 5 की पावर a इंटू 5 की पावर b इज इक्वल टू 5 की पावर c बाय 5 की पावर d आ जाएगा। ठीक है, समान को अच्छा बेसिस सेम है, पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी आ जाएगा, डी निकालना है, सो डी वहां चला जाएगा, ये आ जाएगा c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, डी ऑप्शन है। सो हियर एंड द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आपके 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई एम होपफुल कि आपके लिए ये, आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेजेस होंगे, और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो है अब आपको बैरिया, एयर और नस्ट वगैरह और जो बाकी रिमेनिंग टेस्ट हमारी जिन यूनिवर्सिटीज़ कराएंगे उनके लेक्चर्स भी मैं इस पर